So let's start understanding the basic environment laws that are in place. Okay, so हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटर एक्ट के साथ. कौन से एक्ट के साथ? वाटर एक्ट के साथ. So जो कोर आर्किटेक्चर है वाटर एक्ट का, that was in 1974 एक्ट. So so जी ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1972 का पहला लॉ था. और ये 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद हुआ था. ओके, जस्ट इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम यूजिंग द वाटर टू प्रोटेक्टिंग द वाटर. ओके, अब इसमें क्या चीज ध्यान देना है, जो 1974 का एक्ट था उसमें क्या हुआ था, दो स्टेचुटरी बॉडी बना था जिसको एकदम याद रखना है. वाटर एक्ट के तहत दो स्टेचुटरी बॉडी बना है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, अब इसमें कंसेंट मैकेनिज्म क्या है, दो टाइप का कंसेंट लेना होगा आपको, दोनों सीपीसीबी से और एसपीसीबी से. पहला, दैट you want to establish something and then you need to consent to establish this CTE and this is CTO. Before production you need consent to operate, you need consent to establish, you need consent to operate. Okay, now boards have the power to take samples, entry and split premises and stop or restrict any kind of effluents out of the factory. अब हर तरह के एक्ट्स में, वाटर एक्ट्स में, एयर एक्ट में, there is amendment in 2024 to promote the ease of doing business. तो सबसे पहला चीज क्या है, डिक्रिमिनलाइजेशन. लाइक जो भी माइनर वायलेशन था जिसमें पहले 6 साल की सजा हो सकती थी, अब दे आर रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी पेनाल्टीज. ये चीज समझना होगा. बट देर इज स्टिल द प्रोविजंस फॉर द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर सीरियस एंड रिपीटेड offenders. So, and one more thing, that the centralization of acts happened. So power to exempt any categories of non-polluting industries from consent to establish. Means in order to establish, ये जो exempt करने का criteria है, the central government has it in their hand. Okay, पहले ये state के पास होता था. अब adjudicating mechanism क्या है, कि ये जो water act पहले इसमें है, they are not you cannot go to courts, there is an adjudicating officers. तो adjudicating officers का क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और इसका अपील जाएगा एनजीटी को. दिस इज वन थिंग. अब प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, आपसे कोई पूछेगा कि सीपीसीबी बना कहाँ, तो आप सोचिएगा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बना है. नहीं, ये एक्चुअल में वाटर एक्ट के थ्रू बना है, वाटर एक्ट ऑफ 1974. सीपीसीबी जो है एयर एक्ट के लिए भी काम करता है, ये चीज जानने वाला बात है. अब वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाया, तो ये जो लॉ बना है आर्टिकल 252 के तहत बना है, जो वेस्ट बंगाल और कुछ स्टेट थे जो रिजोल्यूशन पास करके ये बोले थे कि सेंटर यू कैन मेक लॉज इन स्टेट सब्जेक्ट. ओके, अब नाउ first of all you need to give this very good point in the cooperative federalism, that once upon a time, using the power of article 252, when the states shows their trust in the center in order to create a rule uh, that is uh, like important for all the jurisdiction, but later center is centralizing the power and diluting the mandate. So this kind of friction we can give as an example in the cooperative federalism. State PCB's discretion in granting exemptions. Okay. Now the CPCB जो है, they set the baseline standards, and the state government has the power to restrict the application of act to specific water quality areas. Okay, जो CPCB है बेसलाइन सेट करेगा. ओके, सो फर्स्ट द वाटर एक्ट जो था 1974 का, वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों था. बस फाइन होगा, जो पहले सेंट्रलाइज नहीं था अब सेंट्रलाइज हो गया है.
पहले क्रिमिनल ट्रायल होता था, अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जल्दी करेगा। स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन हो सकता है, सेंट्रल गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। तो स्मॉल कार वॉश है आपका, आपको कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए, तो ये सब सेंटर एग्जाम किया हुआ है। अपील एनजीटी पे है। ओके। और जो सेक्शन है, एंट्री ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस किसी भी तरीके के में होगा, ठीक है। तो वाटर एक्ट 1974 है। अ, ठीक है, फेडरलिज्म का बात हो गया। अब एयर एक्ट की बात करते हैं। अब एयर एक्ट जो है 1974 के बाद 1981 पे एयर एक्ट आया, ठीक है। दे आर ऑन सेम बेसिस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अब इसमें क्या था, अ, जो 1987 का अमेंडमेंट हुआ जिसमें नॉइज ऐड हुआ, ठीक है, एंड इसमें भी 2024 अमेंडमेंट हुआ। ये समझना है। कोड फ्रेमवर्क क्या था, इसमें बोर्ड बना नहीं, बन तो गया था 1974 के एक्ट में ही। सीपीसीबी एसपीसीबी बना हुआ था, ये इसी को यूज किया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एसपीसीबी से पूछ के किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ओके। अगर कोई एरिया एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है तो वहां पे किसी भी इंडस्ट्री को परमिट नहीं किया जाएगा विदाउट एसपीसीबी कंसेंट, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करने का पावर भी बोर्ड के पास है। किसी भी तरह का सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस, पार्टिकुलेट मैटर भी जो एटमॉस्फेयर में जाएगा उसका कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितना इंजूरियस है वो एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ये डिसाइड करने का पावर है एयर एक्ट के तहत। ओके। अब 1987 में नॉइज को एयर पोल्यूटेंट के रूप में ऐड किया गया था, नॉइज पोल्यूशन नहीं, नॉइज को ऐड किया गया था। तो अब 2024 में सेम है, जेल को फाइंस में किया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, सेंट्रलाइजिंग एग्जाम्पशंस दिया हुआ है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, एयर एक्ट क्या किया, नॉइज को एज ए पोल्यूटेंट डिफाइन किया है, पर जो अब नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड रूल्स जो है वो क्या किस एक्ट के तहत बनेंगे, तो नॉइज पोल्यूशन से जुड़े हुए जो एक्ट के जो प्रोविजन है वो आपके अभी भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनेंगे, ना कि एयर एक्ट के तहत। ये समझने वाली बात है। अब सीपीसीबी जो है, हम लोगों ने पता बताया था कि ये पोल्यूटेंट्स को डिसाइड करते हैं। तो ये जो सीपीसीबी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा और एयर क्वालिटी, और वो एसपीसीबी को कोऑर्डिनेट करेगी, बिकॉज और जो सीपीसीबी है वही एनएक्यूएस, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है। तो एनएक्यूएस में 12 पोल्यूटेंट है, ये 12 पोल्यूटेंट का नाम याद होना चाहिए। दो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5। अब ये सब तो याद ही होगा, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। SO2, NO2, CO, अमोनिया याद रखने का है, बेंजीन और लीड और ओजोन, इसे याद रखना है। अब यहाँ पे है आर्सेनिक, निकल, मेटल में बेंजोपाइरीन। तो 12 पोल्यूटेंट में क्या क्या है, दो पार्टिकुलेट मैटर है, गैसेस में आपका SO2, NO2, O3, CO, NH3, लीड, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक, निकल, ये सब है। और जो एयर एक्ट है वो ही स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते, मतलब अलाउ करता है कि वो जो मोटर व्हीकल अथॉरिटी है, ठीक है, उसको इमिशन स्टैंडर्ड सेट करे। तो जो व्हीकल में आप पोल्यूशन चेक करते हैं वो एनी हाउ उसका जो पॉलिसी मेकिंग है वो एयर एक्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो BS4 से BS6 इंजन में चेंज करना है, या जो PUC सर्टिफिकेट्स है, ये दे आर अंडर द एयर एक्ट्स ओनली, ठीक है। अब वाटर एक्ट बेसिकली स्ट्रीम्स, वेल्स, स्टेट इफ्लुएंट्स में कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है उस पर ध्यान देता है। ये एयर पोल्यूटेंट्स और नॉइज पे ध्यान देता है। ओरिजिनल सोर्स है इसका, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एयर एक्ट क्रिएटेड द सीपीसीबी नहीं, नॉइज वाज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल एक्ट नहीं, 1987 अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। If you are aggrieved by SPCB, you go to appellate authority constitute. If you are still unhappy, then final go to NGT. So pollution control, there is an appellate authority, there is an adjudicating officers are there. उसके बाद आप जा सकते हैं। Okay. Hmm. So now we go through Environmental Protection Act. तो Environmental Protection Act is actually an umbrella act. Okay. ये हुआ क्यों? देखिए 1981 तक, इन 1987, so 1981 तक we have water act and air act in our hand.
बट 1986 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो दिक्कत कहाँ हुआ कि we do not have any law regarding the handling of the hazardous substances or how to regulate the industrial disasters. So so ये massive जो legal vacuum था वो expose हुआ. Okay, so how government, because we do not have any law at that time by which we can penalize any company that deals with this kind of hazardous substances. Okay, process of hazardous manufacturing. So the जो ये environmental protection act है आर्टिकल 253 के तहत बना है. So आर्टिकल 253 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट. सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया. अब ये पावरफुल क्यों है? सबसे पहला है द सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी. क्यों सेंट्रल? इसमें जो वाटर एक्ट और एयर एक्ट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को दे हैव सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, बट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं. क्या लिमिट होगा इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट डिस्चार्ज का वो सेट कर सकते हैं. और इंडस्ट्रीज किस एरिया में ऑपरेट करेगी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट मैसिव सेंट्रलाइजेशन हैपन. सो जो डायरेक्शन देने का पावर है वो भी सेंटर के पास है कि सेंटर गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी को, पर्सन को, ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है, इवन दो दे हैव द पावर कि वो किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, सप्लाई उसका इलेक्ट्रिसिटी या पावर को, पोल्यूटिंग यूनिट को बंद कर सकती है. ठीक है. अब इन्वायरमेंट का डेफिनेशन भी दिया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कि इन्वायरमेंट क्या है. वाटर, एयर, लैंड. वाटर, एयर, लैंड और उनके इंटर रिलेशनशिप जो उनके और ह्यूमन बींग्स के बीच में है. ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी. सो इंटर रिलेशनशिप से ये होलिस्टिक हो जाता है. इज अ ब्रॉड स्कोप इज फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ओके. अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, इको सेंसिटिव जोन्स है. सो ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. और अब 2024 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी शिफ्ट हुआ वही सेम चीज कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन टेंडेंसी हटाया गया है, मॉनेटरी फंड्स किया गया है, सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है. दिस आर द थिंग्स. सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सीपीसीबी? सो सीपीसीबी जो आपका बना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना है, बोलेगा कोई, बट आप बोलिएगा नहीं, वाटर एक्ट के तहत बना है. जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है? नहीं. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है सेंट्रलाइज्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है इसके फाइनल बॉस होंगे. ठीक है. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ओरिजिनल 1986 के एक्ट में था ना, ये नोटिफिकेशन आया था 1994 में. ओके. जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का. अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आने के बाद 1994 में पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ था. ओके. और 2006 में उसका फ्रेमवर्क चेंज हुआ जो कि मेजरली अभी चल रहा है. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है? ओके. कि अगर एक भी स्टेप मिसप्लेस हुआ तो एनजीटी में जाके वो आपसे चैलेंज कर सकते हैं. सबसे पहला चीज होगा कि स्क्रीनिंग होगा किसी भी प्रोजेक्ट का कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है. अब बोलेगा यस जरूरी है. तो देन वी कैन गो फॉर स्कोपिंग. स्कोपिंग में क्या होगा कि विच स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट शुड बी स्टडीड. कि मतलब कि अ, अ, इससे हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकालते हैं कि कौन कौन सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हो सकता है और किस किस को स्टडी करना है. सो फिर हम लोग बेसलाइन डेटा कलेक्शन करते हैं कि अभी क्या क्या बेसलाइन है फॉर द स्टेट ऑफ एयर, क्या है वाटर, क्या है सॉइल, क्या है, और डेटा मॉडलिंग के हिसाब से उसका इम्पैक्ट प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है. अब हम लोग उसके साथ साथ अल्टरनेटिव भी असेस करेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट को कहीं और बना सकते हैं, विथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी बना सकते हैं. Then we there is a democratic part as well, that environment impact assessment has the component of public hearing. Okay, so the local people can also express their concerns. See, this is one thing. So again, after that there is a component of appraisal. Okay, so after all the report is made, there's a committee of experts that reviews that final report, and on the basis of that
they are providing the environmental clearance. Okay. Now, on the basis of that, there are two types of projects. Environmental impact assessment. There is a two category A project where the environmental impact assessment is mandatory, और अप्रूवल बोर्ड उस टाइप के प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन ही देंगे, और उसमें एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है। तो कैटेगरी बी टाइप के प्रोजेक्ट है जिसके स्टेट अप्रूवल दे सकता है, एंड इसमें भी बी वन जो होगा दैट नीड्स एन EIA एंड बी टू डोंट नीड EIA। अब 2020 में ड्राफ्ट मॉडल है, दैट्स वी नॉट नीड टू कंसर्न अबाउट दैट, दैट इसमें कि ये प्रोजेक्ट विदाउट क्लियरेंस अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो you can it can get legalized later, okay, but it is going against the precautionary principles. So we were discussing like how this draft, uh, this change in the environment impact assessment is diluting the Supreme Court's legal mandate of the precautionary principle. Okay, but we do not need to look after that because ultimately it was the draft, and the central government prepares the EIA. It's a like major misconception. So the project proponent, the company who is building the project, they hires an accredited consultant to prepare the report. So it is actually also a point of conflict of interest. Like why would a company pay for the report that say their own project is bad? So this is one of the major loophole here. So there's a public hearing trap that all projects require a public hearing. B2 projects and certain strategic projects, they are exempted from the EIA. And the recommendation of the expert appraisal committee, uh, actually they ultimately ministry makes the call. Therefore, you cannot say it is not binding, but they are strongly accepting um, uh, the suggestions provided by the committee. Okay, this is the overall thing. Now we need to understand the coastal regulation zone. So there is a India has the coastal regions of around 7,500 kilometers. So how we can regulate the development during in the coastal areas? So it is also very important. So this coastal regulation zone notification of 2019 that uh, promote our concept of blue economy and the ease of doing business there. So first of all, you need to understand some of the lines. There is a low tidal line. There is a high tidal line. High tidal line, where the water of the beach can reach during the high tides. So low, so it actually extend up to 500 meter landwards from the high tide line. Okay. So the coastal region one जो होगा आपका, okay. So अब फोर जोन बना, जो हाई टाइडल जोन से 500 मीटर तक का आप ले लीजिए। तो आपका जो CRZ1 होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव होगा, जहाँ पे मैंग्रोव्स होंगे, कोरल रीफ्स होंगे, टर्टिंग साइट होंगे, यहाँ पे नो गो जोन है। यहाँ पे आपको केवल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, जो आपका CRZ2 है, ओके, अब इसमें जैसे जो आपका CRZ2 है, CRZ2 में आपको रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, CRZ2 इज लाइक डेवलप्ड urban areas. Now, CRZ3, they are undisturbed villages. Okay, so there also there's a limited activity. And CRZ4 is the low tidal line से आप 12 nautical mile अंदर आ जाइए. So there we need to focus on the sewage discharge, traditional fishing, that kind of control. Okay. Now there is a no developmental zone shrinkage हुआ है. Like CRZ3, तो CRZ3 जो है, जो रूरल एरियाज के लिए है, उसमें जो 3A है, दैट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया, वो क्या कर दिया है कि उसका जो नो डेवलपमेंट जोन है 200 मीटर से 50 मीटर कर दिया गया है फ्रॉम हाई टाइडल एरिया। ठीक है, मतलब जो आपका हाई टाइडल लाइन होगा उससे 50 मीटर तक यू हैव दी CRZ3 है। ओके, पहले ये 200 मीटर तक जाता था, अब बस केवल 50 मीटर तक है। देन CRZ2, जो आपका CRZ2 है, ये एक्चुअली में जो दो आपका 2011 का रूल्स है,
they had frozen the floor space index at 1991 levels. So 2019 जो rules आए हैं वो डिफ्रोज कर दिया है कि you can create high rise building in that CRZ2 area. Okay. CRZ2 एरिया क्या है? आपका जो लो टाइडल लाइन या जो हाई टाइडल लाइन से 500 मीटर की जो दूरी पे है, दैट इज दी CRZ2. सो टेम्पोररी टूरिज्म फैसिलिटीज जो है, चेंजिंग रूम्स, ये सब जो है, जो CRZ3 में जो रूरल एरिया में जहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन था, वहाँ पे टेम्पोररी टूरिज्म फैसिलिटी बनाने के लिए अब अलाउ किया जा रहा है. और मैंग्रोव बफर है कि जो 50 मीटर बफर जो है, वो मैंग्रोव बफर आपको रखना होगा. ठीक है, इन CRZ1. सो CRZ एक्चुअल में कोई एक्ट नहीं है, ये नोटिफिकेशन है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया है. ओके. और जो क्रिटिक्स इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो नो डेवलपमेंट जोन है, जिसको 50 मीटर तक कर दिया गया है, इससे क्या है कि जो कोस्टल कम्युनिटी है वो सी लेवल राइज और साइक्लोन से वल्नरेबल हो जाएगी. और एक ग्रोथ वाला बात बोला जा रहा है कि जैसे मतलब पहले था कि जो आपका CRZ3 है, मतलब आपके हाई टाइडल लाइन से 200 मीटर तक कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगा. बट अब है कि आपका हाई टाइडल लाइन से 50 मीटर तक डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगा, उसके बाद दे आर अलाउइंग. ओके. सो इट बूस्ट टूरिज्म, दिस इज वन थिंग. CRZ रूल्स जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं अप्लाई होते हैं. सो दे हैव डिफरेंट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन. ओके, ये आपको याद रखना होगा, तो कोस्टल एरिया में है बस. हाँ. तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन लार्ज प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, जबकि स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि ये कोस्टल CRZ रूल्स को देखती है. ठीक है. अब CRZ1 जो है वो दो पार्ट में है. जो CRZ1 क्या है, आपका नो डेवलपमेंट जोन है. ये कौन सा है आपका? हाई टाइडल. CRZ1 क्या हो जाएगा आपका? CRZ1 बेसिकली आपका होगा हाई टाइडल से 200 मीटर ले लीजिए. ठीक है, हाई टाइडल से 200 मीटर ले लीजिएगा. तो क्या है इसमें, बेसिकली जो 1A है, 1A है जो सेंसिटिव है, और 1B जो है बेसिकली आपका हाई टाइडल और लो टाइडल के बीच वाला पार्ट है. ठीक है. और जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है नेचुरल गैस का सॉल्ट हार्वेस्टिंग है, वो 1B में अलाउ किया जाता है, बट 1A में नहीं किया जाता है. ओके. ये चीज ये चीज देखने वाली बात है. और सो जो पोल्यूशन ट्रैप है CRZ4, ये इग्नोर किया जाता है स्टडीज में. इट रेगुलेट्स द डिस्चार्ज ऑफ अनक्रिएटेड सीवर. ठीक है. अब लेट्स सी एन इमेज ऑफ coastal regression zone maps. This is actually the image of our choice. Like, so first of all, let's take the CRZ1. So CRZ1 is basically, if you see this region, मीन्स हाई टाइडल लाइन से आप 200 नॉटिकल माइल इधर, 200 मीटर इधर चले जाइए, तो दिस इज द रीजन, द CRZ1, देयर इज नो डेवलपमेंट जोन. So now CRZ1 and CRZ1A and 1B. So 1B is the region between the high tide and low tide. 1A is basically the high tide से 200 मीटर चले जाइए, तो 1A में no development है. 1B में you have the that kind of natural gas exploration, that kind of thing you can do here. And this now CRZ2. Now the CRZ2 is basically that from 200 to 500. So this area is CRZ2. CRZ2 means in development activities are permitted. Now CRZ3 is the, so CRZ2 is basically the urban um, area uh, near the coast cities. Now the CRZ3 is the rural areas, rural fragmented areas. So there is a CRZ3A. 3A is like earlier it was a 200 not 200 meter. Now it's around only 50 meters. So CRZ3 is this 50 meter no development zone, and beyond that is it CRZ3B. So where you have the permission for the development. So CRZ3B and CRZ1A, you can say it's like coinciding, and CRZ4 is like 12 nautical miles from the low tide area. So this is particularly
the area that we are covering. So this is the nuances about that. Uh, Now CRZ3 is basically the rural areas, because that the rural areas for the traditional communities and for their tourism. Okay. Uh, Now we go for the NGT. So NGT is basically it's created through NGT Act of 2010, and NGT, and it's like India is the third country after Australia and New Zealand that develops its own specialized environment body. So you can say the National uh, Green Tribunal. It's a specialized environmental body. So NGT is the multidisciplinary body. How? So there is a chairperson at NGT. He will be the sitting a retired judge of Supreme Court or the Chief Justice of High Court. There can be at least 10 members and maximum of 20 members. Okay. Uh, the expert members are also the 10 members and 20 members. So the natural justice. So NGT is not bound by the procedure laid down by COPC. Okay. So they are following the principles of the natural justice. Flexible and fast is the mandate here. So the act mandate, the NGT Act mandate that they need to endeavor for disposing the case within the 6 months of filing. This is one thing. And the NGT has jurisdiction over seven specific civil laws. So Water Act we have studied, Air Act we have studied. So there's a Water Cess Act, there's Environmental Protection Act that we have already know. There's a Forest Conservation Act of 1980 that we already studied in the forest laws. The Public Liability Insurance Act, that is one act. There's a Biological Diversity Act that we are going to study. So these seven major civil laws they are covered here. So if somebody say Wildlife Protection Act is covered or not, no. Forest Rights Act is covered or not, no. Indian Forest Act is not. The public liability also, in the public liability also, the criminal part is not covered under the NGT. So NGT cannot hear cases for the wildlife smuggling, tribal land rights. This kind goes to the High Court and Supreme Court. So NGT decision making, how NGT is taking decisions. So there are four basic pillars, principles that you can write anywhere. There's one principle is the sustainable development. The second is the precautionary principle. Precautionary, that is prevention is better than cure. So the polluters pay principle. The intergenerational equity. So the current generation does not exhaust all the resources for leaving nothing for the future generation. So an order of an NGT is equivalent to the decree of civil court. This you need to understand. So if you are unhappy with the NGT's decision, you can appeal to the Supreme Court of India, and it should be from the 90 days from the date of order. This you need to understand. So the major conflicts here is that uh, as Water and Air Act they got amended in 2024, and the criminal jurisdictions got changed to the monetary uh, fines. It actually reduced the NGT's role in the first stage of trial. Okay, now they are got adjudicated by the executive officers. So once there is an appeal from there, it comes to hand of NGT. So NGT can take suo moto or not. So Supreme Court say yes, NGT can suo moto action as well. And NGT, there is like like mandate of having 10 judicial officers and 10 expert officers, but NGT often have a lot of vacancies. The lack of staff is uh, the foreground for which the people are saying for the backlog of the cases. So enforcement is one area here. So NGT doesn't have its own environmental police, so it depends on the state pollution control board. Okay. Now, NGT is a constitutional body or not, it's a statutory body. You need to understand. NGT only handles civil cases. You need to understand this. The Water Cess Act, it is also under the NGT jurisdiction. So NGT is founded in 2010. 6 month disposal is there. Appeal to Supreme Court only. It's not wildlife protection. Forest right is not under the NGT. So we have understood the four principles of NGT. Now, the last one that we need to cover today is the waste management rules. So, waste management rules, they most of the rules are changed in 2016. Therefore, we are covering that only. So,
Now the solid waste management rules in the 2016, it changed the responsibility from the municipality to the generator, the one who create the solid waste. Okay, so first of all, we need to segregate the waste at the source. So the wet waste, dry waste, and the domestic hazardous waste. So we need to first of all desegregate those wastes, and the polluter space starts here. Okay, so local bodies can charge user fee for collection. Okay, this the uh, waste solid waste management rules allow the local bodies to do so. So high calorific non-recyclable waste should sent for co-processing in cement kilns or for power generation. Okay, and the buffer zone solid waste disposable sites that you need to create a 500-meter buffer zone. Okay, there's a plastic waste management rules. So there's no active set of rules, uh, but like in 2022, India banned 19 identified single-use plastics. Okay, uh, and like because they have low utility and high littering potential, so we have the rules for the 120 microns. And there is a any kind of plastic. So there's an APR portal for all kind of plastic producers, importers, or the brand owners. They must register on the central portal. They are legally bound to collect back a percentage of plastics they put into the market. Okay, so the recycling way goes from there. Uh, in 2024, they defined the biodegradable plastic. So biodegradable plastic, it means they did not leave any microplastic behind, and they must pass a specified by BIS. Okay. There's an e-waste management rules as well. So we come with the solid waste management rules of 2016. Plastic waste management is also from 2016, but the ban goes from the 2022. So there is a e-waste management rules. Now the e-waste management rules, like EPR certificate. So if a recycler process 100 kilogram of e-waste, they go and get a certificate. Okay, now the producers who are producing this kind of e products, so they can buy these certificates in order to meet their recycling targets. So this is like carbon markets. And the solar cells, they are also included in the e-waste management. Okay, and now uh, there is a like the standards, like you cannot use hazardous substances in manufacturing electronics. Okay, and there's a biomedical waste rules. Okay, and there is a color coding in order to segregate the bio waste. So if there is a yellow cover, so it shows uh, expired medicine, uh, anatomical waste, soil waste, this kind of thing. If it is red, it's like contaminated waste, like tubes, gloves, these kinds of things. Okay, it needs autoclaving or microwaving. Okay, it means red is like recyclable. There's a white is the translucent. It's like needle syringe with fixed. It requires threading, static microwaving. Okay, and the blue is like metallic body implants. It requires disinfection. So in yellow and white, it needs to uh, be like yellow is like uh, you need to bury it. Okay, deep burial. Red is like contaminated waste, but it's recyclable. So you are trying to recycle that. Um, so battery waste management rules is also there. So we need to recover the critical materials like lithium, nickel, cobalt. Okay, so from that electric batteries. Uh, okay, and the nodal agency is again the SPCB and CPCB. The urban local bodies are the responsible here for actual collection, and you are not allowed to burn the waste. Okay, neither the solid plastic or the e-waste. Okay, hazardous waste rules, that even the empty containers of the hazardous chemicals are considered hazardous waste, and they also dispose specifically. Okay, uh,
So biodegradable label होना से जरूरी नहीं है. This is a plastic that is biodegradable. It must a certificate from CPCB. Okay, so we gone through solid waste management, plastic and e-waste management, this biomedical management, and the hazardous management. Okay. So I think we have covered most of the uh, waste management and the environmental protection laws.